क्यों होता है फिल्मों से पहले डिस्क्लेमर और किसे बनाएंगे रॉकी भाई इस बार अपना मोहरा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राज स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, फिल्म केजीएफ की सफलता के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम टॉप डायरेक्टर्स में शामिल हो चुका है और इस फिल्म ने न सिर्फ साउथ की ऑडियंस बल्कि पूरी इंडिया की ऑडियंस पर कमाल का जादू बिखेरा है। इस फिल्म और रॉकी भाई का क्रेज कुछ ऐसा था कि फिल्म के रिलीज के 75 डेज के बाद तक भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। तो कुछ ऐसा रहा इस फिल्म का क्रेज। अब इसी फिल्म की सफलता का सहारा लेकर फिल्म के मेकर्स अपनी आने वाली फिल्म सालार को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और उनका प्लान है कि इस फिल्म को भी सुपर डुपर हिट बनाना है। तो दोस्तों, हर फ्राइडे को एक नई फिल्म आती है और आजकल तो वैसे भी ऑडियंस के पास बॉलीवुड के अलावा टॉलीवुड और हॉलीवुड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए हैं। पर फिल्म चाहे कोई भी हो, एक चीज़ है जो हर फिल्म में कॉमन होती है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डिस्क्लेमर की। चाहे फिल्म का जॉनरा कुछ भी हो, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो, फिल्म को कोई भी प्रोड्यूस या डायरेक्ट कर रहा हो, एक चीज़ है जो हर फिल्म से पहले आपको देखने को मिल जाती है और वो है डिस्क्लेमर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दिखाया जाता है ये डिस्क्लेमर, या फिर कब हुई थी इसको दिखाने की शुरुआत? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बारों में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि जब रॉकी भाई के स्मोकिंग सीन से पहले डिस्क्लेमर नहीं दिखाया गया था तो बहुत बड़ा बवाल हो गया था और उसके बाद फिर मेकर्स ने जो डिस्क्लेमर है उसे ऐड कर दिया गया था। तो क्या है रीज़न कि डिस्क्लेमर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर फिल्म से पहले लिखा होता है कि ये फिल्म एक काल्पनिक घटना है और किसी भी सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध है तो वो बस एक संयोग मात्र है। ऐसा पहले नहीं लिखा जाता था, पर ये लिखना शुरू हुआ जब एक फिल्म बनी ग्रिगोरी रस्पुतिन के ऊपर। उस फिल्म से काफ़ी सारे विवाद खड़े हो गए और उसके बाद से ये डिस्क्लेमर हर फिल्म से पहले शामिल किया जाने लगा। तो भाई, ये तो थी डिस्क्लेमर की बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कि प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ पर। वैसे तो प्रशांत नील अपने कैरेक्टर्स को इमेजिनरी या काल्पनिक ही रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जिंदगी यानी कि असल जिंदगी से मिलती हुई बातें भी होती हैं। और ऐसा ही एक रियल कैरेक्टर बहुत जल्दी ऐड होने वाला है केजीएफ 3 में। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ 3 जो बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो अमेरिका और रशिया के बीच के संबंध का फायदा उठाकर रॉकी को अपना एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा। वैसे भी हम में से कौन नहीं जानता अमेरिका और रशिया के संबंध, जो कि उतने ज़्यादा एमिकेबल नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठाकर एक ऐसा व्यक्ति है जो रॉकी की हेल्प करेगा अपना पूरा एम्पायर खड़ा करने में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जब एक किसान परिवार में रस्पुतिन का जन्म होता है। अब वो अपना फैमिली काम यानी कि खेती छोड़कर साधु बनने की राह पर निकल लेता है। पर उसकी जिंदगी में बदलाव तब आना शुरू होता है जब उसकी कही हुई बातें सच होने लग जाती हैं। अब ये तो नहीं पता कि ये सच कैसे हो रही है, पर धीरे धीरे ये बात सरकार तक पहुंच जाती है और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उसे सम्मोहन भी करना आता है। वहीं दूसरी तरफ रूस की आखिरी शाही परिवार की रानी अलेक्जेंड्रा अपने बेटे अलेक्सी के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जहाँ से भी वो उपाय ले सकते थे या कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी। ऐसे में उन्होंने रस्पुतिन के बारे में सुना तो फटाफट उसके लिए बुलावा भेजा। रस्पुतिन वहाँ आया और उनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। और न जाने कैसे ऐसा हुआ भी, उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसके बाद से पूरा शाही परिवार रस्पुतिन का मुरीद हो गया। जूनियर रस्पुतिन का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शाही परिवार के सारे फैसले रस्पुतिन से पूछकर लिए जाने लगे। हालांकि रस्पुतिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, लेकिन सरकार में आए नए लोगों को ये बात कुछ ज़्यादा खली नहीं, और ऐसी ही ये बात एक किसी व्यक्ति ने रॉकी तक पहुंचा दी। और जैसे कहते हैं ना कि फूलों से पहले कांटों का सफ़र तय करना पड़ता है, तो रॉकी के लिए वो कांटा यही था।
हालांकि रस्पुतिन काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन धीरे धीरे अपने कोई ना काम करने की वजह से और अपने सनकीपर और सेक्स की भूख की वजह से थोड़ा थोड़ा इनफेमस भी हो रहा था। वो कुछ काम नहीं करता था, इस वजह से उसके पास हमेशा पैसे नहीं रहते थे, और सिर्फ क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था तो वो किसी से पैसे लेता भी नहीं था। ऐसे में रॉकी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे कर उसे एनोनिमसली पैसे भेजने शुरू कर दिए, और अपने नशे की भूख में उसने वो पैसे इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। अब उसको ये नहीं पता कि उसे पैसे कौन भेज रहा है, तो ऐसे में उसके पास एक दिन एक चिट्ठी आती है जिसमें रॉकी लिखता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो पुरानी सड़क के कोने वाले कॉटेज में आके मुझसे मिल। जब रस्पुतिन को वो लेटर मिलता है तो वो बावला ही हो जाता है कि फाइनली मेरे लिए लेटर आ गया है, और वो रॉकी से मिलने जाता भी है। तब रॉकी उसे कहता है कि तुम क्या, कैसे और कब कर रहे हो मुझे से कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें ये तब तक करते रहना है जब तक मैं ना कह दूं। ऐसे में रस्पुतिन उससे पूछता है कि क्यों, तो उसके बारे में रॉकी कहता है जैसे मुझे तुम्हारे क्या, क्यों और कब से कोई मतलब नहीं है, वैसे तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसे खूब सारे पैसे ऑफर करता है और डील फाइनलाइज कर लेता है। अब 1981 तक ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहा और रस्पुतिन वही करता रहा जो रॉकी ने कहा। ऐसा भी कहा जाता है कि रस्पुतिन की जिंदगी में बदलाव आने तब शुरू हुए जब रूस कॉन्स्टेंटली अपनी बैटल्स में हारने लगा, क्योंकि उन्होंने उन बैटल्स और उन युद्ध में तभी पार्ट लिया था क्योंकि रस्पुतिन ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। और ये वो वक्त भी था जब रस्पुतिन और जूनियर अलेक्जेंड्रा के रिश्तों के बारे में काफी चर्चा चल रही थी, क्योंकि अलेक्जेंड्रा जर्मनी से थी और रस्पुतिन रशिया से, तो इसलिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इनफेमस हो रहा था। और इस सारे प्रोग्राम में घी का काम किया रॉकी ने, और ऐसा कर वो अमेरिका का सगा भी बन गया। और इस सगा बनने का उसको फ़ायदा मिला खूब सारे मजबूत हथियार, जहाज और पैसों से। अब हमारा रॉकी तैयार था अपने विद्रोह के लिए, लेकिन ये वही वक्त था जब उसे बहुत ही होश से काम लेना था। सबसे पहले उसे करना था रस्पुतिन को रास्ते से हटाना ताकि कहीं पे भी उसका नाम बीच में ना आए, और उसने किया ऐसा राज परिवार के अंतिम प्रतिनिधि राजकुमार की मदद से। तो इन दोनों ने प्लान किया कि रस्पुतिन के खाने में जहर मिला देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन रस्पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। इसके बाद फेलिक्स जो कि राजकुमार था, उसने गुस्से में रस्पुतिन को 3 गोलियां भी मारी, पर रस्पुतिन सिर्फ घायल हुआ और मरा नहीं। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने रस्पुतिन को कपड़े में बांधकर खूब मारा और फिर उसे पानी में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि रस्पुतिन की मौत ना तो जहर से और ना ही गोलियों से, बल्कि पानी में डूबने से हुई, और उसे पानी में डुबाया किसी और ने नहीं बल्कि रॉकी ने। तो कुछ ऐसे होने वाली है KGF 3 में कहानी। हालांकि रस्पुतिन का रोल सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको क्या लगता है कौन निभाने वाला है ये 10 से 15 मिनट का इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल? वैसे आपको बता दूं कि इसके अंदर रवीना और संजय की होने की बात कंफर्म है, क्योंकि अभी भी इनका जो रोल है, जो इनके कैरेक्टर की कहानी है, वो पूरी नहीं हुई है। तो आपको अब करना ये है कि हमें फटाफट बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, और आपको क्या लगता है कौन प्ले करेगा रस्पुतिन का रोल। फटाफट हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्कार।